अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान क्योंकि आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड के तहत। और बड़ा मैच आज डबल हेडर है। पहले खेल रही है लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी के साथ और दूसरा मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। गुज़िश्ता रोज़ के मैच पर भी बात करेंगे। कोयटा में थोड़ी सी जान आई, कोयटा ने हारती हारती कराची को हरा दिया तो थोड़ी सी जान आ गई। कोयटा के पास 4 पॉइंट्स आ गए, कराची के बराबर खड़ी हो गई। अब मार्जिन ये है कि कराची के पास है 1 मैच और कोयटा के पास हैं 2 मैच। अब पेशावर ज़ल्मी आज कैसे खेलती है और अगले 2 मैचेस 3 कैसे खेलती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के इस वक्त सबसे ज़्यादा मैचेस मौजूद हैं और वो हैं 4। आज खेलने के बाद 3 रह जाएंगे, फिर इसके बाद 3-3 मैचेस हैं। लाहौर कलंदर के अब 2 रह जाएंगे, मुल्तान सुल्तान के 3 हैं। आज का खेलेंगे तो दोनों के 2-2 रह जाएंगे, इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के। तो ये कुल टेबल है। रिजवान हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं हफीज़ अवान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ शबीर, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं दोनों हजरात। ले जी, पहले किस पर बात होगी? रिजवान भाई आप पे छोड़ते हैं। हारते हारी हुई टीमों का मैच। सबसे पहले तो जो जिंदगी का बोरिंग तरीन T20 मैच जो कल हुआ वो मैंने लाइव देखा जाके, तो मुझे तो उसका ही दुख नहीं ख़त्म हो रहा। 160 रन 164 रन कराची ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए और पूरे स्टेडियम में इतनी बोरियत थी, इतनी लग रहा था दोनों टीमें एक दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाईजान पहले आप कुछ कर लें, हम फिर बाद में देखेंगे, आप हार जाएं, आप जीत जाएं। नोबडी वाज मेकिंग एन एफर्ट टू विन। और ये सिर्फ जाके कोई आखिरी जब 4 ओवर रह गए, 16 ओवरों के बाद जब 4 ओवरों में उनको 70 के करीब रन चाहिए थे, तो मार्टिन गप्टिल ने एक ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली, कंक्लूड किया मैच को, जिसमें कोई थोड़ी सी जान आई। वरना मैंने इससे बोर मैच नहीं देखा। मैं आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। यार तो आपको भी किसने कहा था यही मैच देखने के लिए पहुंच जाए चेयरमैन बॉक्स में बैठ के मैच देखे? अच्छा जी हफीज़ भाई, पहले तो कल के मैच पे कोई बहुत बड़ा मैच कोयटा के लिए है, क्योंकि कोयटा को ना ज़रूरत थी। एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, दोनों कैप्टन हो गए इंजर्ड, एक के हाथ पे लगी, एक को हैमस्ट्रिंग का कहा जा रहा है। मुझे तो ग्राइंड लग रही थी, लेकिन चले हैमस्ट्रिंग का कहा जा रहा है। इमाद इसीलिए अपने ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाए, बैटिंग में थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। लेकिन वहाँ पर रोजिंगटन ने कल थोड़ी सी जान डाल के तो इतनी इनिंग्स खेल दी कि वो स्कोर कुछ कर गई। बाद में जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोयटा ग्लैडिएटर के एक के बाद एक मार्टिन गप्टिल के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। ओपनर्स के बाद मार्टिन गप्टिल आते हैं और वो शानदार फिर इनिंग को लेकर गए। आखिर में सरफराज ने अपनी विकेट देकर मार्टिन गप्टिल की जान बचाई और यूं जाके ये मैच कोई पार लगा। पहली बात तो यह कि रिजवान भाई, कल मेरे पास टिकट होने के बावजूद मैं स्टेडियम नहीं गया, यही वजह और मैं बच गया उस बोरियत से। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक स्लो बोरिंग और मतलब T20 और ख़ास तौर पर जो PSL का ब्रांड हमारा चल रहा है उससे कहीं भी मुताबिकत नहीं रखता था वो मैच। बहरहाल गप्टिल पे एक प्रेशर था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 2 ही मैचों में परफॉर्म किया, 235 रन उन्होंने टोटल किया अब तक, और वही 205 कराची जितवा दिए, कराची के अगेंस्ट किए और वही जितवा दिए, और 200 प्लस 205 रन गालबन उन्होंने कराची के खिलाफ ही किए। तो ज़ाहिर है जिस लेवल के वो प्लेयर हैं, जहाँ से आए हैं न्यूजीलैंड में, उनका बड़ा नाम है। उनकी गो की वहाँ जगह फिनैलन ने ले ली, लेकिन फिर भी वो अभी भी T20 के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने कल ये प्रूव किया। और मेरा ख्याल अगर कोयटा पूरी को साइड पर रख दिया जाए और मार्टिन गप्टिल को एक साइड पर रख दिया जाए तो इसमें मुझे तो कोई वहम नहीं है कि ये 10 इज़ इक्वल टू 1 टीम नज़र आती है। ख़ास तौर पर जिस सतह पे उनके जो कैप्टन हैं वो टीम को खिला रहे हैं, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आती कि वो जब से वो पाकिस्तान की कैप्टनसी प्लस उन्होंने स्पॉट लूज़ की है, वो हर चीज़ लूज़ कर गए। अच्छा, इससे आपने फ़र्क वाजे कर दिया। मुझे लग रहा था दोनों कैप्टन एक जैसे ही हैं, तो शायद इमाद की बात हो रही है। उसकी हम सेपरेटली बात करते हैं। ठीक है रिजवान भाई, सरफराज की उंगली की जो अब तक की इतलात हमारे पास हैं, जो स्टेडियम से भी मिल रही हैं, वो ये है कि जी फ्रैक्चर नहीं है, सूजन है, दर्द है। अब ज़रा मैच से पहले उनका एक टेस्ट होगा तो ये थोड़ा सा हौसला शायद आ जाए। उमर अकमल ने कल बड़े अरसे बाद दोबारा कीपिंग की है। उमर से पहले आपकी वाली बात आपको याद है 80s में जब टीम हार के आती थी हॉकी की भी, तो सारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे उतरते होते थे, क्रिकेट में भी। और इसी तरह लूजिंग टीम का ना इंजरियाँ भी 3-4 वैसी ही हो जाती होती हैं। सो कराची और कोयटा का तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंजरीज रिस्पेक्ट लेने के लिए थोड़ी सी कि चलो यार इज्जत बचा लो, हम तो रह गए वरना हमने ये कर लेना था।
उमर अकमल ने तो कल कुछ नहीं किया। नहीं कल कुछ नहीं। हाँ, एक मैच में करके वो देखिए यार, अच्छा ये देखिए जो मैच देख रहे थे वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब वाकई ध्यान नहीं होता था, इतना बोरिंग मैच। तो खैर लेट्स नॉट बी रिपीटेटिव एट ऑल द टाइम, बट जहाँ तक उमर अकमल का ताल्लुक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उमर अकमल का मुझे बहुत अफसोस है। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट्स दैट पाकिस्तान फाउंड। जी हाँ, लेकिन अपने आप को ज़ाया करने की एक बहुत हसीन एग्जांपल है उमर अकमल कि यार अच्छा खासा टैलेंट का बेड़ा गर्क किस तरह करने हैं। आप उमर अकमल का पूरा करियर स्टडी करें, डेब्यू पे 100 की टेस्ट मैच में, पहली सीरीज़ में, वनडे में भी 100 कर लिया, और उसके बाद आज तक 13-14 साल हो गए, कभी उन्होंने एक रीजनेबल इनिंग्स तक नहीं खेल सके। यार रिजवान जिस तरह से, मैं सरफराज की बात, रिजवान जिस तरह से आए, फिटनेस पे काम किया, बैटिंग पे काम किया। रिजवान जाने जाते थे स्लो खेलने के लिए। कराची में तो उन कराची जगह नहीं बनती थी। अच्छों की नहीं जगह बनती, बहुत बड़ी हाँ, टीम वो है तो ना, मैंने वो कल बताया ना कि शम्सी बाहर बैठा, वार्नर नहीं खेल सक रहा, फिंच नहीं खेल सक रहा, शम्सी बाहर बैठा हुआ था, बड़ी बात। तो रिजवान ने छोड़ी कराची। कभी कभी अच्छा हो जाता है, जैसे साइम अयूब के लिए कोयटा और रायले रोसो के लिए कोयटा छोड़ना अच्छा हो गया, रिजवान के लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि उन्होंने कराची छोड़ी। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है हफीज़ साहब रिजवान की, क्या ये किसी और स्पोर्ट्स में किसी और मीडियोकर प्लेयर को देखें जो मीडियोकर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाए, ये हमें रेयर मिलती है। तो क्यों नहीं लड़के ये चीज़ सीखते या सीनियर्स कि यार एक बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते, खेल तो सारे ही रहें। क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये कराची का ये खासा है कि वो थोड़ा सा बिल्ड करके ना प्लेयर को पुश कर देते हैं किसी और की तरफ, जिसमें उसामा मीर भी अगर इस लिस्ट में आप शामिल कर लें तो वो भी उन्होंने बिल्ड किया और पुश करके किसी और को दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि कराची के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जैसे उन्होंने शोएब मलिक को भी, मतलब वो तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे यार, 6 बार आउट हुए पेसर्स के हाथों वो इसी लीग में, यानी पेसर्स ने पकड़ लिया। वसीम अकरम समझा रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, वसीम अकरम बतौर बैट्समैन समझा रहे हैं? देखिए इतना बड़ा टैलेंट है कराची के काम में। अच्छा। खैर शोएब मलिक का पहले भी प्रॉब्लम था, रवि बोपारा के साथ भी उनका प्रॉब्लम रहा। अब रवि बोपारा और शोएब मलिक फिर इकट्ठे हो गए कोच और प्लेयर की हैसियत से। तो मुझे लगता है कि ये ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन सिर्फ टीम का नहीं बल्कि बाहर बेंच का, आई मीन के मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन भी कहाँ वहाँ उनका डिस्टर्ब नजर आता है। सर बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है हफीज़ साहब। क्या बेंच स्ट्रेंथ है बताएं मुझे? है ही कोई नहीं। वही लोग हैं जिनको खिलाते हैं, वही लोग हैं जिनको बाहर बिठाते हैं। आमिर 2 ओवर के बाद टांग पकड़ लेते हैं। अब तो इमाद ने भी ये काम, क्योंकि इमाद को पता है मैंने पाकिस्तान खेलना है तो ज़्यादा जान मारने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी 2 मैचेस में इस टीम ने तो कुछ करना नहीं। क्या कहते हैं हफीज़ साहब? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये रिजवान भाई ने जो मेंशन किया ना कि अब उसको इमाद को ये बात पता चल गई कि मेरी जगह पक्की हो चुकी है, तो वो जो खैर सगाली के तौर पे उन्होंने इंजरी करवाई है ताकि वो आराम से अपना पाकिस्तान के करियर को फिर से शुरू कर सके। हालांकि वहाँ अगर बतौर कप्तान भी उनका देखा जाए तो इस टीम ने जो शुरू से किया ना वो मीडिया के साथ प्ले करना शुरू किया। वहाँ से आमिर ने और इमाद ने गैर ज़रूरी बयान दिए जो मेरा नहीं ख्याल के वहाँ पे बनते थे, और ख़ास तौर पे वो भी वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन के ख़िलाफ़ और बेस्ट। हफीज़ साहब मैं आई एग्री विद यू, बयानात से ज़्यादा ज़रूरी होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जब आप कर लेते हैं ना, आप बाबर को 3 दफ़ा आउट कर ले, 2 मैचों में कर लेते हैं आउट, उसके बाद बयान ऑटोमेटिकली मीम्स खुद ही बन जाती हैं, बयान की ज़रूरत ही नहीं होती आपके। जब आप बयान दे देते हैं तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर डाल लेते हैं कि यार हमने इसके खिलाफ ये बयान दिया, अब इसको आउट भी करना, उस प्रेशर में आप रह जाते हैं। बिल्कुल सही। सो देयर इज़ नो नीड, आप स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह खेलें। एग्जैक्टली, आपकी ज़ुबान जो है ना वो आपका बॉल है और बैट है, तो आपको ज़रूरत नहीं। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि वसीम अकरम ने भी उनके इस बयानात को सपोर्ट किया जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। तो मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे काफ़ी लैक कर रहे थे, आमिर भी और इमाद भी। और इमाद को अगर कैप्टनसी में भी आप देखें तो वो बतौर कप्तान अपनी बॉलिंग को ज़्यादा एडजस्ट करने नजर आते हैं। ज़ाती बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि वो अपने आप को बतौर बॉलर देखते हैं कि यहाँ अगर मार पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा अपने आप को छुपा लूँ, मैं पीछे चला जाऊँ, मैं आगे चला जाऊँ। शिकायत हो भी रही है। नहीं, लेकिन इसका एक और वजह भी है ना कि बिकॉज इमाद वसीम T20 का बॉलर है, वो फर्स्ट क्लास या टेस्ट मैच या वनडे वाला बॉलर नहीं है। वो गेंद को लूप भी नहीं देता, वो स्पिन भी नहीं करता, वो क्विकर आर्म के साथ, लेफ्ट आर्म एंगल के साथ बॉल कराता है। ये बहुत सारी ये T20 स्पेशलाइजेशन वाली बॉलिंग है जो कि अटैकिंग ओवर्स में जो आप पावर प्ले में करते हैं। बट ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट बॉलर लाइक नवाज और एनी बट। ठीक है वो विकेट भी लेता है, शुरू में रन कंटेन करने में जिस तरह हफीज़ था, वो T20 का एक स्पेशलिस्ट बॉलर था, लेकिन आप उसको कहेंगे आप जाके टेस्ट मैच में बॉलिंग कराओ
तो इन बॉलर्स के ये होता है कि ये बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर्स हैं, ये 2 ओवर वाले बॉलर्स हैं, ये पूरा स्पेल नहीं करा सकते, ये तो हमें अंडरस्टूड है पहले से। और इमाद के पास यार टीम हफीज के का पास आपने नाम लिया, सर नाज़रीन को भी बता दें कि हफीज़ जो हमारे बड़े शानदार नेशनल क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हफीज़ की अगर चोरी हो गई है। अच्छा, आपने जिस तरह का, मैंने कहा पता नहीं अस्पताल पहुंच गए हैं। नहीं यार, चोरी इस तरीके से खुदा ना खास्ता नहीं, आपने बड़े दुखी अंदाज में कहा। यार यही होता है ना, देखिए ये ग्रैब करना, हमने पकड़ ली वो बात, चोरी हो गई है उनके घर, तो चोरी की वारदात से वो परेशान तो होंगे ही होंगे। चले उनके पास मौका ये है कि खेल नहीं रहे, कोयटा की तरफ से जाके देख आएंगे क्या क्या चोरी हुआ है। कोयटा की भी स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें जगह नहीं बच रही बहुत। यार वापस आते हैं जी, अब ज़रा हम बात करेंगे पहले ज़रा पॉइंट्स टेबल पे जो टीम्स ऊपर खड़ी हैं। लाहौर कलंदर ने अभी तक 1 विकेट लॉस कर दी है और वही शावेज़ इरफान है, उन्हें आज मौका मिला, इमर्जिंग क्रिकेटर हैं, बड़ा उनका नाम था जी कि बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम में बड़ा काम किया है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और जब मौका मिलता है फिर पता चलता है जी ऐसा कुछ नहीं है। साइम अयूब ने प्रूव किया अपने आप को आज के मैच में, अगर देखा जाए कैसी बैटिंग की पहले रिजवान भाई, और क्या कमाल, क्या मुझे अच्छी चीज़ क्या है, मैं इस पर आपसे आज बात करूँगा दोनों हजरात से भी, और बल्कि काशी भाई थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी। साइम अयूब जो है उसको आप किसी भी कुछ प्लेयर्स होते हैं किसी भी नंबर पे खिलाते डरता नहीं, और सेम बैटिंग कर रहा है, सेम स्टाइल। आज तो शाहीन आफरीदी को अटैक करके बहुत अच्छा किया, बहुत खूबसूरत बैटिंग, और यही अच्छे प्लेयर की काबिलियत और क्वालिटी होती है कि वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर ले। तेंदुलकर भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, लेकिन T20 में अगर आप वनडे क्रिकेट में देखें तो उनका बेस्ट वनडे प्लेयर ओपनर वही रहा, क्योंकि उसने एडजस्ट किया अपने आप को, वो डरा नहीं। साइम अयूब 3 पे आता रहा, अभी 1 पे आया, दोनों जगह पे परफॉर्म किया। ठीक है, लोअर ऑर्डर में हमने उसको अभी देखा नहीं है, बट जहाँ तक आपने उसकी बात की शावेज़ की कि जो वो आउट हो गया, तो देखिए यंगस्टर्स हैं, 1-2 चांसेस में फ्लॉप भी होंगे, बड़े मैच होते हैं, लेकिन आप उसको 2-3 मौके दें, वो भी इंशाल्लाह अपने आप को प्रूव करेगा, और यही आपका एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको नए नए प्लेयर्स आइडेंटिफाई फायर बेग की जगह आज उन्हें मौका मिला है। बिल्कुल ठीक है, देखिए लाहौर इज नथिंग टू लूज, दे ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो अपने जो टैलेंट बचा हुआ है उसको मौका भी देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज पेशावर की टीम ने 200 रन बनाए, 207, शुरू में अगर एक्सपेरिमेंट ही करना था तो आप साइम अयूब को जो ऊपर ला रहे थे तो बाबर को ड्रॉप डाउन टू नंबर 3 और हारिस को उसकी जगह पे रहने देते और देखते कि 2 अटैकिंग ओपनर्स के साथ क्या होता है। आपने तो बेसिकली वही किया कि वो एक अटैकिंग, एक एंकर वाला, और बाबर अपना वही नपीतुल इनिंग, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ग्रेट बैट्समैन, 120 का स्ट्राइक रेट के ऊपर। शायद पेशावर की टीम 25 रन कम है जो कि टारगेट वो लाहौर को दे सकते थे। सर प्रोजेक्टेड स्कोर में भी हम देख रहे थे कि 240 जा रहा था, तो वाकई उससे थोड़ा सा कम है। अच्छा, लाहौर भी टीम थोड़ी तगड़ी है, लेकिन इस वक्त तक सिचुएशन ये 4 ओवर हुए, 19 रन है और एक खिलाड़ी आउट है। डॉक्टर साहब सही है, सही जा रही है इस विकेट, अभी तक तो स्लो लग रहे हैं। 4 ओवर में 20 रन सर, 207 का टारगेट काफ़ी स्लो है सर, लेकिन एक स्लो है कि अगर ये 2 प्लेयर जो कि अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान है, नो डाउट, ये खड़े रहे। आपने उस दिन देखा था जब 36 रन बनाए थे पावर प्ले में और आखिरी 14 ओवरों में 204 रन 205 बना लिए कर दिया। सो यू नेवर नो इन क्रिकेट, ये अगर इनिंग प्लान कर रहे हैं तो। अच्छा, मजे की बात ये है कि पेशावर में बैटिंग डेप्थ है। पेशावर भी हमने सारे मैचेस में देखा है कि लो स्कोरिंग नहीं खेल रही, गिरते गिरते 180, 190, 200 कर रही है। यही सेम चीज़ हमें लाहौर में दिख रही है। लाहौर अब आज भी हमने देखा पेशावर के जब विकेट्स लॉस भी हो रही थी तो वो अपना 10 का स्ट्राइक रेट ये मेंटेन करके जो आता था मारता। 150 से कम सिर्फ आखिरी 4 बैट्समैन और बाबर आजम का था, बाकी सब 150 से ऊपर थे स्ट्राइक रेट में। लेकिन चले वो 50 भी कर गया ना, उसने वो इमेज भी डाला कि ठीक है स्लो खेला है, वो बात हम मानते हैं कि स्लो खेला, लेकिन अपनी 50 की वजह से उनके स्कोर तो इंक्लूड हो गए। क्या कहते हैं जी डॉक्टर साहब, कैसा रहा, पहली बैटिंग कैसी रही? मेरा ख्याल है कि पेशावर ने कंसिस्टेंटली, जैसे आपने कहा कि वो मुसलसल अच्छी बैटिंग कर रहा है, और उसमें ख़ास तौर पे देखें ना, अगर कि वो किसी एक पर प्रेशर नहीं डाल रहे। जैसे साइम अयूब ने 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं किया तो डजंट मैटर, वहाँ कोलर कैडमोर, टॉम कोलर कैडमोर बैठे हुए हैं, वो भी परफॉर्म करते हैं। 2-3 मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया, एक दो में बाबर ने परफॉर्म किया, एंकर का रोल प्ले किया। तो उनके पास हर जगह पे कहीं ना कहीं प्लेयर्स मौजूद हैं जो टीम को लेके चलते हैं। उन्होंने कहीं भी मैच पे और अपनी इंटेंट को लूज़ नहीं किया और हमेशा रन्स करते रहे, और यही वजह है कि वो हर मैच में तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी में भी 180 से कम किया। आई डोंट थिंक सो। हाँ, मैं तो पेशावर की बात करें, बहुत अच्छा खेले वो बहुत कम स्कोर ऐसा इस पूरे सीजन में दिख रहा है कि
3-4 टीम्स जो हैं वो हाई स्कोरिंग। मुझे इस्लामाबाद से थोड़ी सी वो मायूसी होती है कि वो चेस पे जाके पता नहीं क्यों थोड़ा घबरा रहे हैं। क्या रिजवान भाई कोई इशू है चेस देखिए, ओवरऑल हमने जब पहले भी डिस्कस की थी, जब प्रीव्यू कर रहे थे सारी टीमों का, तो वी हैड कंक्लूडेड दैट मुल्तान इज़ द बेस्ट टीम। बैटिंग वाइज भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो अच्छी चीज़ है कि बैलेंस टीम, उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसमें दो जो इमर्जिंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं उससे बड़ी उनको बैलेंस मिल जाता है। इसी तरह लाहौर में उनकी बैटिंग के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक हैज़ कम इन एंड ही हैज़ डन वंडर्स फॉर द टीम। इस्लामाबाद का भी चेज के ऊपर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ये थोड़ी लंबी डिस्कशन करते हैं इस पे ना, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा यहीं से एक डिस्कशन और इस्लामाबाद के जो चेज वाले मामला हैं उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ओहो, यहाँ पर तो बड़ा रोला पड़ गया जी, और लाहौर के 3 आउट हो गए। 19 पे खड़ी है लाहौर और 19 पर ही 3 आउट हो गए। फ़खर जमान भी चले गए, अब तो अब्दुल्ला शफीक के साथ हुसैन तलत खड़े हैं, दोनों ओपनर पहले चले गए थे। ये क्या हो रहा है रिजवान भाई? नहीं, बड़े सॉलिड बैट्समैन आ गए हैं। हुसैन तलत 118 इसमें ऐड करूं, वही विकेट ले रहे हैं जो सबसे एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। वहां पे मिनिस्टर मिनिस्टर साहब देखिए, उनके पास इतना काम है, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के विकेट लेने भी आ जाते हैं तो कमाल है जी, वेल डन। अब लेकिन ये एडअप करें, फिर हम जरा इस पे और भी बात करते हैं। तो 3 आउट हो जाना यार 19 पे खड़ी। अब देखें, लाहौर के ऊपर एक तो प्रेशर नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। उनका तो 1-2 का चक्कर है कि होपफुली और 1-2। मुझे बस आप 2 मिनट दें जी, मैं रियाजुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी थोड़ी सी बात कर ले। रियाज भाई, 3 आउट हो गए लाहौर के 19 पर, वहाब रियाज ने 2 विकेटें ले ली। आपको लगता है लाहौर थोड़ी प्रेशर में आ गई है इस मैच में? असमान भाई, बात ये कि लाहौर की टीम जो है वो काफी मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मतलब ऐसा हो गया, वैसे भी मतलब ये T20 क्रिकेट में देखें किसी भी वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैं नहीं समझता कि अभी क्योंकि अर्ली स्टेज है और अभी काफी मैच बाकी है, तो जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। और आपने देखा कि हमने मतलब ये कि जैसे कि जितने भी यहाँ पर मैचेज हुए इसमें इस तरह का उतार चढ़ाव आया है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई मतलब बात नहीं होगी। हो सकता है कि ये इसको आगे जाके कंट्रोल कर लें। जिस तरह से लाहौर कलंदर की जाहिर है 7 मैचेज उन्होंने जीते, 12 पॉइंट्स हैं, वो तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, और मेरे ख्याल से काफी कॉन्फिडेंट भी है, तो नहीं लगता कि मतलब उन्हें ऐसी कोई दुश्वारी होगी और इसको वो कवर कर सकते हैं। अच्छा रियाज भाई, आज थोड़ा स्लो खेल गए बाबर आजम। मुझे लगता था कि आज उन पर थोड़ा प्रेशर कम होता। साइम अयूब ने बड़ा चार्ज किया, कैडमोर ने बड़ा अच्छा चार्ज किया, लेकिन स्कोर बहरहाल बहुत अच्छा कर गई कोयटा पेशावर ज़ल्मी। जी, मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम जो है वो जाहिर है बहुत ही मुझे लग रहा है कि संभल के खेल रहे हैं, इसलिए कि जहां वो अच्छी इनिंग्स भी खेलते रहे हैं उसके साथ साथ उन पर प्रेशर भी रहा है कि वो फिनिशर नहीं है, तो इस चीज़ का जो दबाव होता है तो उसका थोड़ा बहुत असर तो होता है। लेकिन ये कि उनकी जो क्वालिटी है बैटिंग की, उस पर तो कोई शुबा नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल मतलब ये कि देखें क्या होता है आगे, और मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ होगा वो क्लोज मार्जिन से इसमें जो है रिजल्ट आएगा, और दोनों टीमें जो है जाहिर है अच्छी हैं और देखना होगा, इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी की भी पोजीशन जाहिर स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके यकीनन वो और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर सकती है। कल के मैच को कैसे देखा रियाज भाई? जल्दी से कल के मैच का बताएं, कल के मैच को कैसे देखा? दोनों हारी हुई टीमें थी, कोयटा भी कराची भी। कोयटा मैच जीत गई और गप्टिल की वजह से ही जीती, को बाकी टीम तो कुछ भी नहीं कर पाई। बिल्कुल, देखें असल में खेल का हुस्न यही है कि अगर कोई खिलाड़ी आपका ना चल पा रहा हो तो कोई ना कोई दूसरा खिलाड़ी जो है वो आके उसकी जगह ले और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। और गप्टिल तो वैसे भी मशहूर हैं, और आपने देखा कि ऑन एंड ऑफ उन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब बैटिंग का भी मुजाहरा किया, लेकिन जो कल उन्होंने इनिंग खेली है वो तो मार्कतुल खेली है। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गप्टिल ने जो 86 रन बनाए बहुत ही मुश्किल हालात में बनाए। फिर ये कि सरफराज को भी आप क्रेडिट देंगे कि उन्होंने उनका साथ दिया और वो एक मतलब एक मुस्तकिल मिजाजी से खेलते रहे। लेकिन आपने देखा कि एक मौके पे ऐसा लगता था कि कराची किंग्स जो है इस मैच को जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन जो उन्होंने प्रेशर बनाया था उस मोमेंटम को वो बरकरार नहीं रख सके।
तो जितनी तेजी से T20 में मतलब ये हालात चेंज होते हैं बैटिंग और बॉलिंग के दोनों साइड से, तो उसको जो है मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट और फोकस भी करना पड़ता है और उस मोमेंटम को बरकरार रखना पड़ता है। यही मतलब असल चीज होती है। और मैं समझता हूँ कराची किंग्स एक मौके पे लग रहा था कि वो जीत सकते हैं और उनके लिए कल एक अच्छा दिन हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कल फिर नहीं जीत सके। और कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जहां तक बात है, तो वो ये तो है कि मतलब ये दोनों टीमें जहां इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था और बाद से जो इनके खिलाड़ी थे वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके, लेकिन आप इसमें किस्मत का भी दखल था कि बाद जो मैचेस चौथा खिलाड़ी भी आउट हो गया है, चौथा रियाज भाई, चौथा खिलाड़ी आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गया, हुसैन तलत खड़े हैं 21 पर। वाह 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 रिजवान भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बड़े सॉलिड बैट्समैन है हुसैन तलत, 118 का स्ट्राइक रेट है उनका, खड़े हैं। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए यार नहीं, रियाज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। T20 में एक आध मैच वन ऑफ परफॉर्मेंस किसी की भी बुरी हो सकती है, किसी भी ओवर में 2 या 3 विकेटें या 2-3 कंसेक्यूटिव ओवरों में जल्दी गिर जाएं। T20 ऐसा फॉर्मेट है कि आपको रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता। अगर यू हैव अ सडन लॉस जिसमें आपके 2-3 आउट हो जाएं या रन रेट आपका कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो ये होता रहता है। हमें आपको और हर टीम को उनके 8-8, 9-9 मैचों के ऊपर जज करना है। और जब आपकी टीम क्वालिफाई कर जाती है ना फॉर द प्ले ऑफ स्टेजेस, क्योंकि अगर आज पेशावर जीत जाती है तो कराची इज आउट मैथमेटिकली भी, और पेशावर के अभी भी 3 मैच रहते हैं, कोयटा का एक है, कोयटा हैज टू विन दैट, अदरवाइज पेशावर इज इन। तो पेशावर के 2 हैं, यही तो बात है। तो कोयटा मैक्सिमम 8 पे आ सकती है हाँ, ना, तो आज अब पेशावर भी 8 पे पहले ही पहुंच जाएगी अगर ये वाला जीत जाती है। तो वो पेशावर के ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा वो करने का, उन्होंने उसको किया। लाहौर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन भी चेंज किया, नए बैट्समैन को भी ट्राई किया। तो ये होता रहता है, इट्स नॉट समथिंग कि जिसके ऊपर आप पैनिक कर जाएं। हाँ जी हफीज साहब, अच्छा हो गया जी, चौथा भी आउट हो गया तो पेशावर के लिए सारी अच्छा टीमों हो को गया। जीतने का मौका मिल मेरा गया। ख्याल है कि 200 का जब आप रन चेस कर रहे होते हैं तो हैवी टारगेट है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली 10 प्लस रन से खेलना पड़ता है। तो इस प्रेशर में आपको ज़रा हार्ड हिटिंग के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं भी एक आध विकेट गिरी, जैसे रिजवान मैंने कहा, तो वही वो ओवर गया 4-5 रन पे गया, एक आध विकेट गिर गई तो प्रेशर 10 से 12 पे चला जाएगा, 12 से 14 पे चला जाएगा। तो आई थिंक सो कि इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो आप लोगों से डिस्कस आज करनी है, रियाज भाई, हफीज़ वाली सॉरी फ़खर जमान वाली बात। फ़खर जमान इस पूरी, अगर हम PSL 8 में देखें, अब तक के मैचेस में एक ही में चले हैं, कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, बस एक ही में चले हैं। हम बार बार कहते हैं जी उनको आप ओपनर करें, उनको आप ओपनर करें, दोनों ओपनर्स को नीचे करें, फ़खर को ओपनर करें। फ़खर भी कंसिस्टेंट नहीं है अपनी परफॉर्मेंसेज में। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखें T20 के मतलब जो फॉर्मेट है इस पे आप किसी भी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें मतलब वेरिएशन होती है और सिचुएशन जो है चेंज होती है, तो बैट्समैनों को या बॉलर्स को उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना थोड़ा सा बाज़ बात मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो कैटेगोरिकली बिल्कुल ही क्लियर बात है कि फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस माजी में या माजी करीब में थी, वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं निकल रही और उन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा, आपको याद होगा असलम भाई कि 2017 की जो T20 चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था इंग्लैंड में, ओवल के ग्राउंड पर जो उन्होंने भारत के खिलाफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, वो उनकी मार्क पर परफॉर्मेंस थी। उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ को अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे, लेकिन आपने देखा कि माजी करीब में जो है वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी जैसे कि होनी चाहिए। और वही रिफ्लेक्शन जो है आप इस मतलब लीग में भी देख रहे हैं कि जो मतलब जिस तरह से उन पर डिपेंड किया जाता है और जिस तरह से उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल का और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और जो उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक आध इनिंग्स उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ कि देखिए अब तो नए मतलब बैट्समैन आ रहे हैं, हर मतलब ये ओपनर्स भी आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी आ रहे हैं, अच्छे बॉलर्स भी सामने आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए और उनको भी चांस देना चाहिए। वेल सेड रिजवान भी, अब टफ टाइम होगा सबके लिए, बिल्कुल जो सही। परफॉर्म नहीं करेगा उसको, देखिए ये गेम है पीछे एक और प्लेयर खड़ा फिटनेस, है। ये गेम है फिटनेस की, और ये गेम है कि जो परफॉर्म करेगा वो टीवी के ऊपर नज़र भी आ जाएगा। ये छुपाया तो जा नहीं सकता कि हमें आप जो 10 साल पहले होता था फर्स्ट क्लास एवरेज देखिए, उसके बाद कहा यार इस प्लेयर को चेक करके ले आओ ना, सिलेक्टर्स देखने जाते थे। अब तो पूरी अवाम आपकी सिलेक्टर है, हर एक की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साइम अयूब जैसे प्लेयर्स हैं, एहसान उल्ला टाइप प्लेयर्स हैं, उनकी वजह से अगर हारिस रऊफ को भी टीम से बाहर निकलना है तो देखिए परफॉर्मेंस की बेस पे निकले ना, उस पर तो कभी किसी को एतराज़ नहीं। दूसरा, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमें एक ऐसे 2 ओपनर चाहिए जो
हर दफ़ा जाके 100 करके आए और 160 या 140 या 130। आप अगर सिर्फ चैंपियन, वो जो एशिया कप का फाइनल था जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, किसी प्लेयर ने 50 नहीं किया, उन्होंने हमें हरा दिया, क्योंकि जो आता था वो 30-35 और क्विक 18 बॉल 17 बॉल। और T20 में आपको चाहिए भी, आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखें कि यार हमें 4 ओवरों के बाद हमने इधर होना चाहिए, 6 के बाद इतना होना चाहिए। अगर 2 विकेटें गिर जाए तो बैकअप प्लान क्या है, 3 विकेटें गिर जाए तो बैकअप प्लान क्या, और आपका एंड रिजल्ट, आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। नॉट कि आप बैटिंग करने जाएंगे जनाब ये हमने 16 ओवर संभाल के रखना है और उसके बाद देखना है कि जनाब हम 200 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं होता। मुस्तनद बैट्समैन शाहीन अफरीदी आ गए, मुस्तनद बैट्समैन देखिए, उस दिन भी शाहीन वो अफरीदी नंबर आ 4 गए, पे आज भी आए, आए, तो उन्होंने ये अपना कॉन्फिडेंस की नंबर इंतहा आप देखिए। हाँ जी हफीज साहब, कप्तान है सर, कप्तान की मर्जी है, यही तो क्रिकेट की खूबी है। मैं सॉरी एक सेकंड के लिए वो कट के, अगर बाबर आजम 1 डाउन नहीं आ सकता तो फिर शाहीन भी तो 4 आ सकता है यार ना, कप्तानी का फायदे। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं रिजवान ने। हफीज भाई, इस वक्त सिचुएशन जो है ये है कि साइम अयूब है, हारिस है, रिजवान है। रिजवान बहुत तगड़ा, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है अपनी इनिंग को। उसके पास भी बाबर है, फिर फ़खर है, शान मसूद भी एक बीच में कंटेंडर है, अब तो स्कोर नहीं कर रहे वो बड़ा, वाइस कैप्टन भी है थे, अब नहीं, वो एक ही सीरीज़ के थे। तो ये जो अब लाइन है ओपनर्स के हवाले से मैं बात करूं, इसमें आपने अगर खड़ा होना है तो आपको रेगुलर परफॉर्मेंस देनी है, वरना तो मुश्किल हो जाएगा भाई। पीछे लाइन लगी हुई है, साइम अयूब तो दरवाजे बजाना शुरू हो गया है, बीच में मिडिल ऑर्डर में आसिफ जैसे प्लेयर हो गए, अब ये इतने पुराने जिनको खेल रहे हैं, अब आजम उनको टफ टाइम दे रहा है। 100% आपने ठीक है, बल्कि इसमें एक नाम अगर ऐड करते जाएं हम, हसीबुल्लाह का नाम, हाँ, ओ वंडरफुल प्लेयर, व्हाट अ वंडरफुल। उसने 50 किया है, मेरा ख्याल है कि वो आज भी उसने बड़ा प्यारे शॉट मारे, बस ठीक है आज का दिन ऐसा था कि स्कोर करना, लेकिन वो वंडरफुल प्लेयर है। अंडर 19 में उसकी आपने बड़ा अच्छा नाम लिया। बिल्कुल वो बहुत खूबसूरत प्लेयर है वो, मतलब नडर किस्म की इनिंग खेली उसने 50 की पिछली इनिंग खेली। अब मेरा ज़ाती ख्याल है, ये बिल्कुल ज़ाती ख्याल है वो ये कि जब कोई क्रिकेटर है ना, वो क्रिकेटर है, वो ये नहीं कि वो कोई बॉर्न ओपनर नहीं आया था। जब उसने पहले दिन बैट पकड़ा था कि जी मैं ओपनर हूँ, मैं सारी ज़िंदगी ओपनर ही खेलूंगा, ये थोड़ी मतलब मुझे अजीब सी बात लगती है जब बात कहते हैं जी मैं ओपनर हूँ। मुझे जैसे उमर अकमल का मसला रहा, जिन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को भी जाके शिकायत कर दी कि जी मुझे मुझे सही जगह पर खिलाते नहीं हैं। तो मतलब ये हमारे अजीब व गरीब किस्म का कल्चर है ना, मतलब यूर क्रिकेटर। अगर आपका कप्तान समझता है कि आपको 4 नंबर पर खेलना चाहिए तो खेलना चाहिए। जैसे रिजवान मैंने कहा कि भाई बाबर मेहरबानी आपकी थोड़ा नीचे आ जाओ, ओपनर का थोड़ा सा सेटिंग बेहतर हो जाएगी। एक कदम आप नीचे आएंगे ना, 2 पे आ जाएं, नंबर 2 पे, तो मेरा ख्याल है आमीन 2 डाउन पे, यानी कि 2 डाउन पे आ जाए तो बहुत सारा मसला हल हो जाता है हमारी टीम का। तो इन ओपनर्स का भी मसला हल होता नज़र आता है, और 2-3 ओपनर तो मुझे वैसे भी बाहर नज़र आते हैं, साइम अयूब और हसीबुल्लाह के आने के बाद। और वो हारिस भी मौजूद है उसी लाइन में। अच्छा, हारिस स्कोर जिया कर, मैं समझता हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं कंसिस्टेंसी उसमें भी नहीं है। यह नहीं है कंसिस्टेंसी। हाँ, ये बात ये देखना होगा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो आप इनको खिलाएंगे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पता तो चलना चाहिए। सर यहाँ भी तो करें ना, ये तो बहुत बिल्कुल देखिए नजर ये आ आपका रहा है। प्लेटफॉर्म है, यहाँ करें। साइम कर रहा है ना, तीसरी आज उसकी हो गई सर। उसने 4 मैच खेलता है, एक में नहीं खेला, एक में रन आउट हो गया, एक में आउट हो गया जल्दी, आज उसने 3 कर आप दी। मुझे कप्तान बनाए, मैं खुद ओपन करने आऊंगा ताकि टीम को मैं डायरेक्शन दे सकूं। वेलकम बैक जी। रिजवान भाई कैप्टन बन गए। रिजवान भाई आप क्या कह रहे थे कैप्टन बनते ही? नहीं, जो हिसाब किताब चल रहा है, मैं तो ये बता रहा हूँ, हमारे स्कूल क्रिकेट में जब मैं कैप्टन बना तो मैं ओपन भी करता था, मैं अटैक भी खुद करता था, क्योंकि मैंने मुनासिब ये समझा कि बच्चों को डायरेक्शन चाहिए होती है, और वही बाबर आजम कर रहे हैं वही उधर से। लेकिन ये फैसले ऑन अ सीरियस नोट, ये फैसले टीम मैनेजमेंट में करने हैं कि हम पाकिस्तान को किधर देखना चाहते हैं। क्या हम आफ्टर 10 ईयर्स ये चाहते हैं कि बाबर के 12,000 रन हो एट एवरेज ऑफ 50 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 120, लेकिन पाकिस्तान 40% मैच जीता हो, और या हम ये चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को, इंडिया को, साउथ अफ्रीका को रेगुलरली हरा रहे हों। उसमें बेशक आपको अगर सैक्रिफाइस बाबर को करना पड़ता है या रिजवान को या शाहीन को, किसी को भी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वो करना चाहिए। ये कोई लिख के नहीं लाया हुआ, कहीं किसी किताब में दर्ज नहीं है कि जी यही ओपनर होगा, यही 2 डाउन होगा। हुएवर इज़ इन बेटर फॉर्म, और जो आपके जो एजेंडा है कि यार आपने अगर T20 में पहले बैटिंग करनी है तो आपने 180-200 का टारगेट देना, चेज करना है तो किस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे बाबर की बैटिंग में और रिजवान जब ओपन करते हैं तो जब ये पहले बैटिंग इनको मिल जाती है तो इनको समझ ही नहीं आता हमने टारगेट देना क्या।
चेज में 160 180 की विंडो का चेज हो, मैं जिस मर्जी को कह, तो आपको प्लान पाकिस्तानी टीम का मामला, भाई आप 50% मैचों में टॉस हारते हैं, 50 में जीतते हैं, 50% में टॉस ऑन एवरेज जीते हैं, 50 में हारते हैं। जिसमें हारते हैं उसमें आपको बैटिंग पहले मिलती है, तो आप वो मैच 80% पहले ही हार गए होते हैं। सो दैट इज अ सीरियस इशू ऑफ कंसर्न। आपने जितने अपने नॉकआउट मैचेस हुए ना आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में, जिधर आप टॉस हार के पहले बैटिंग के रिजवान बाबर दोनों फंसे, आप ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल निकाल लें, आप ये वर्ल्ड कप वाला देख लें, जिधर आपने पहले बैटिंग की आप फंस गए। अब आप ये भी दुआ करें कि साथ मैच तो हमने जीतना है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, लेकिन टॉस भी हम जीते, दूसरे को पहले बैटिंग भी दें और हम चेज भी करें और 180 से ज़्यादा का स्कोर भी ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी हफीज साहब, एट द एंड बात यानी कि दुआओं पे ही खत्म होती है। जी जी बिल्कुल। यार एक आप लोगों के साथ एक चीज़ भी शेयर करूं, फिर उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, इस पर तो काफ़ी हो ही रही है। रमीज़ राजा साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने उमर अकमल जैसा मैच विनर अब तक पैदा ही नहीं किया। ये मुझसे सवाल है पहले आपसे, क्योंकि रमीज राजा खुद इतने बड़े मैच विनर थे, 200 इन 55 टेस्ट मैचेस, नहीं 200 इन 55 टेस्ट मैचेस, एक इंडिया एक श्रीलंका, और कभी ना ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किया ना इंग्लैंड में स्कोर किया। अच्छा वनडेज में जो उन्होंने 7 सेंचुरियां बनाई हैं उनका भी आप देख लें, या तो सईद अनवर या शायद अफरीदी ने 100 की हो। यार खुद भी तो यार ये नहीं ना, कोई बल्ला तो नहीं पकड़ता, इतना तो मानने के किया है ना यार। नहीं और फिर पाकिस्तान की कप्तानी में मिल गई तो वो कह सकते हैं, इतना बड़ा टैलेंट वो खुद थे। जो उमर अकमल का भी टैलेंट का वो कह सकते हैं। हाँ जी हफीज साहब, इससे डिसएग्री करना इसलिए मुश्किल है कि ज़रा उनका कद बहुत बड़ा है मेरे से, तो मेरी तो जो जसारत नहीं है कि मैं उनसे रमीज़ राजा से इख्तलाफ करूं, लेकिन बहरहाल मुझे याद चेयरमैन नहीं रहे, चेयरमैन भी रहे हैं, नहीं हम नहीं रहे, हो सकता है दोबारा बन जाए ना। ये ठीक है, ये ठीक है। तो बहरहाल उमर अकमल की मुझे तो वही रिजवान ने कहा कि जो शुरू में जो एक आध जो नॉक उन्होंने खेली थी डेब्यू पे, उसके बाद से तो उनको हमने सिर्फ टिकटॉक्स पर ही देखा या वीडियोस में देखा अच्छा, या डांस पूरी बात अब करते बताऊं, रमीज़ राजा साहब ने ये बात कही है कि उमर अकमल अगर अपना शुरू अपने करियर में ज़बानबंदी रखते ना, कुछ भी बात पे रखते, अच्छाई बुराई किसी पे ज्यादती पर भी, और दूसरा फोकस क्रिकेट को अगर रख लेते, तो आज उमर अकमल बहुत बड़ा प्लेयर होता। तो मैंने भी तो यही कहा था उस वक्त जब पहले प्रोग्राम का स्टार्ट में बात थी, मुझे याद बहुत अफसोस होता है कि उमर अकमल जैसा आप टैलेंट हमेशा ज़ाया कहते भी हैं कि वो एक टैलेंट, तो ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, इसमें खैर ये सवाल की शक्ल में है कि इसमें कसूर किसका है, उमर अकमल का ज़्यादा है या मैनेजमेंट का है, पीसीबी का है? देखिए बीसीबी का कसूर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगा, इसमें उमर अकमल का थोड़ा अपना भी ज़्यादा है। पीसीबी तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, माँ की तरह उन्हें तरबियत तो बड़ा भाई था पहले से था, उसका भी रोल है ना, बहुत नेगेटिव रोल है। हाँ, उन्होंने भी उसको नहीं समझाया कि भाई ये सब नहीं करना, ये कर। फिर वो आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर याद है जिधर उमर अकमल ने कहा था जी मेरी कमर में दर्द होगी अगर कामरान अकमल को नहीं खिलाएंगे आप? वहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्रिकेट होती है, वहीं से ही तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरा भाई नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं यार। बताया देखो वजीर आजम को भी शिकायत लगा दी ना इमरान खान साहब को कि मैं नहीं, मुझे नहीं पता। टेम्परामेंट बड़ा जरूरी है भाई यार, कमिटमेंट आपकी स्पोर्ट की तरफ होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑन एनीथिंग एल्स अदर देन स्पोर्ट। जिस तरह तेंदुलकर की रही है, वसीम अकरम थे, इसकी एक भारी मिसाल दूं, बाबर आजम को आप ले लें, हाँ, खेलता तो बहुत कमिटमेंट से, चुप प्रैक्टिस करके करता है सुनता है, यार, चुप करके सुनता है, अपनी तनकीद इतना भी क्रिटिसिज्म हम करते हैं उसके बावजूद, मतलब उसकी आप उसकी गेम को तो नहीं कह सकते, हम तो T20 में बात बहुत करते बड़ी मिसाल ना एक मेरी नज़र में फवाद आलम है। 10 साल 7 महीने बाहर रहना क्रिकेट से एक साथ, और बगैर किसी रीज़न के जब आप टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, टेस्ट में उसको खिला सकते थे, वनडे में जगह नहीं मिलती, टेस्ट में खिला। सर टेस्ट में करके गया था ना बाहर, मतलब जब बाहर हुआ तो फिर जब वो फर्स्ट क्लास में आया उसने हार नहीं मानी, खेलता रहा, खामोशी से खेलता रहा, इस हद तक खेला वो कि सिलेक्टर्स मजबूर हो गए, मीडिया जो 10 साल उसको नहीं पूछता था वो मजबूर हो गया कि उसने ढेर लगा दिए, आपको वापस आना पड़ा। वापस आया, उसने अपनी परफॉर्मेंस दी और फिर वो खड़ा हो गया उनके साथ। सरफराज 4 साल नहीं खेला, सरफराज ने किसी को कोई बात नहीं की, उसने जाके टेलीविज़न ज्वाइन नहीं कर लिया पैसों के लिए, वो डोमेस्टिक में गया, उसने अपने आप को बेहतर किया। सरफराज आया वापस 4 साल बाद, सेंचुरी की आप सबके सामने। आज हम कह रहे हैं कि नहीं यार टेस्ट में सरफराज की ज़रूरत बनती है हमें, वनडे में बने ना बने, T20 में ना बने, लेकिन टेस्ट में ये है कमिटमेंट। देखिए आपकी परफॉर्मेंस मुंह बोलता सबूत होती है कि आप क्या कर रहे हैं, यही ना, ये तो हम कह रहे हैं कमिटमेंट है। बिल्कुल, क्या कहते हैं इस पे? मुझे तो वैसे ये सियासी बयान लगता है कि हर बड़ा से बड़ा क्रिकेटर भी बैठ के कह रहा है जी मुझे उमर अकमल जैसा टैलेंटेड प्लेयर नज़र नहीं आया, लेकिन टैलेंट तो मैदान में नज़र आता है ना। बहुत अच्छी बात की, मैं भी हमेशा कहता हूँ देखिए जी, टैलेंट वो है
जो शोकेस करें। बिल्कुल। 150 से आपको टैलेंट नज़र आ जाए, मुझे तो नहीं आता 150 से टैलेंट। अब बाबर आजम है, कोई एक दिन में बाबर आजम को सारे उस पर तनकीद उस पर होती है सर जो बड़ा प्लेयर होता है, जिसके अंदर कुछ होता है। उमर अकमल को तो लोग अब डिस्कस भी नहीं करते। वो तो मीम्स के लिए है ना, अपनी इंग्लिश वाली मीम्स जो उनकी हैं बड़ी मशहूर हैं वैसे, आई लाइक सम ऑफ देम। मीम नून शीन के लिए। अच्छा जी, एक तो ये होगा। दूसरी तरफ आते हैं जी, इस साल शाहीन आफरीदी ट्रॉफी जितवाएंगे, सैम बिलिंग ये कह रहे हैं। और जनाब अली जो हमारे पेसर हैं, नसीम शाह कहते हैं भाई पेस सिर्फ आपको अच्छी विकेट्स या मैच नहीं जितवा के देती, पेसर सिर्फ स्पीड पर रिलाय ना करें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना, वो अगर आप मोहम्मद समी एक हमारे आजकल तो सिलेक्टर हो गए हैं माशाल्लाह। ओह यस, ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स दैट पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, शायद शोएब अख्तर के बाद जल्दी कंसिस्टेंसी से। में, और बेड़ा गर्क उन्होंने अपने करियर का किया। उनकी सेकंड वर्स्ट एवरेज है जिन प्लेयर्स की 50 चले। से अच्छा ऊपर दूसरे मैच का bowling बताइए जी, average कौन थी। जीतेगा? इस्लामाबाद के मुल्तान सुल्तान? मुल्तान। सर मुल्तान। ओए वो दोनों ही मुल्तान। मैं तो फिर इस्लामाबाद जी, मैं इस्लामाबाद को जितवाऊंगा। बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।